हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु एक बहुत ही कंजूस औरत थी, जिससे उसके ससुराल वाले बड़ा परेशान थे, क्योंकि मधु जरूरत से ज्यादा कंजूस थी। वो हर चीज में कंजूसी किया करती, फिर चाहे खाने पीने की चीजों में हो, ओढ़ने वाली चीजों में या कुछ और, जिसके चलते उसे अपनी सास से बहुत सुनना पड़ता था। लेकिन उसके ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज सुमन अपनी पड़ोसन विमला के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ मधु आती है और विमला की नजर उसकी साड़ी के फटे पल्लू पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, सुमन, बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी बहू से अच्छी और नई साड़ी तो हमारे मोहल्ले की सफाई करने वाली औरत पहनती है। वैसे तो तेरी कंजूस बहू के आतंक से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इतना भी कंजूसी करने का क्या फायदा कि फटे कपड़े पहनने की नौबत आ जाए। विमला, तू ये क्या कह रही है? मेरी सहेली है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा बोलती चली जाएगी तू। मेरी बहू कंजूस है या जैसी भी है, वो मेरी बहू है। मैं कुछ भी बिना बात के नहीं बोलती हूँ। ये देख अपनी बहू की साड़ी कितनी घिस गई है। अब ये भी कह रही है छोड़ दो मुझे, अब मत पहनो, लेकिन तेरी कंजूस बहू इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। समझा इसे, वरना अगर मोहल्ले में ऐसी साड़ी पहनकर निकलेगी तो तेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाकी तेरी मर्जी। विमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन अपनी बहू की हद से ज्यादा कंजूसी करने वाली आदत को लेकर उसे बहुत समझाती है, लेकिन मधु अपनी सास की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज मधु के पति अनुज के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं और मधु उनके लिए चाय लेकर आती है। तभी उसके दोस्तों में से उसका कपिल नाम का दोस्त आधी आधी कप चाय देखकर हंसते हुए कहता है, भाई तेरे घर में 1 लीटर दूध एक हफ्ते तो आराम से ही चल जाता होगा। भाभी जी बहुत अच्छे से घर मैनेज करना जानती है। भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है? जो बोलना है साफ साफ बोलना। भाई मैंने ये चीज आधी कप चाय देख के बोला है। भाभी जी तो हद से ज्यादा कंजूस है। बताओ, इतनी ठंड के मौसम में जहाँ लोग 2-2 कप चाय पिलाते, वहाँ भाभी जी हमारे लिए आधी कप चाय लेकर आई है। कपिल भैया, तो इसमें बुराई ही क्या है? आपको पता है आए दिन 1-1 रुपए करके दूध का दाम बढ़ रहा है, तो कंजूसी तो करने पड़ेगी ही ना। और शहर में किसी के घर में आधा कप चाय मिल जाए वही बहुत है। हाँ भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब इसे आपकी तरह कंजूसी करना आता ही नहीं है, तो क्या करे? एक काम करिए, आप ही इसे थोड़ा कंजूसी करना सिखा दीजिए। नहीं, तू तो रहने ही दे। मुझे इतनी कंजूसी भी नहीं करनी है कि इंसान अपनी पसंद का खा भी ना पाए। बात तो तू भी सही बोल रही है, लेकिन अनुज भाई को तो इस कंजूसी की आदत हो गई होगी। सभी दोस्त आपस में इतना कहकर अनुज का मजाक बनाते हुए उसकी बीवी की कंजूसी के चलते उसका मजाक उड़ाते हैं, और ये चीज अनुज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अपने दोस्तों के जाने के बाद वो गुस्से में अपनी मधु से कहता है, यार ये तुम्हारा जो कंजूसी का आतंक है वो अपने घर वालों तक ही रखो। अगर बाहर से कोई आता है तो कम से कम उसकी खातिरदारी में अपनी कंजूसी मत दिखाया करो। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे लोगों के सामने मजाक तो जरूर बन जाता है। आप भी अजीब हैं। लोगों की बीवियां कंजूसी नहीं करती हैं, इसलिए उनके पति परेशान रहते हैं। और एक आप हैं कि आपको कंजूसी करने वाली बीवी मिली है तो आपको उसकी कदर नहीं है। तुम कंजूस नहीं, हद से ज्यादा कंजूस हो, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। अनुज इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय अनुज बाहर से घर आता है तो देखता है कि सभी घर वाले हॉल में बैठकर फोन चला रहे हैं। तभी वो उनके पास जाता है और कहता है, क्या आप लोग फोन में लगे हुए हैं? सब मेरी बात सुनिए। क्या बात है बेटा? आज तू बहुत खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है? जहाँ तक मुझे लगता है पक्का भैया की सैलरी बढ़ गई होगी, या तो भैया की पोस्ट बढ़ी होगी, तभी इतने खुश हैं। नहीं नंदिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुश तेरी वजह से हूँ। माँ, मैं नंदिनी के ससुराल से आ रहा हूँ। उन लोगों ने शादी की डेट फाइनल कर ली है और मैंने भी हाँ कर दी है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी में कोई भी कमी नहीं चाहता हूँ। और मधु, तुमसे तो मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, प्लीज शादी के कामों में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाना। अब कल से हम बस शादी की तैयारियों में लगना है हमें बस। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और शादी का दिन आता है। अनुज के लाख समझाने के बाद भी मधु अपनी कंजूसी वाली आदत से बाज नहीं आती, जिसके चलते वो शादी के सभी कामों में कंजूसी करती है। फिर चाहे वो बारातियों के बैठने का प्रबंध हो
या उनकी मेहमान नवाजी हो, खाने पीने को लेकर हो या फिर दहेज के सामान के साथ हो, ये सारी चीजें नंदिनी की होने वाली सास लीला नोटिस कर रही थी। और जैसे ही शादी के बाद विदाई के समय बारातियों को देने के लिए चांदी के सिक्के कम पड़ते हैं, तभी लीला गुस्से में कहती है, अनुज बेटा, अब तो हद ही हो गई है। रात से देख रही हूँ मैं, आप लोगों की मेहमान नवाजी अच्छी नहीं है। हर जगह कोई ना कोई कमी थी। बारातियों को बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं थी, खाना के लिए खाना कम पड़ गया, और अब विदाई के समय चांदी के सिक्के कम पड़ गए। ये सब क्या है? नहीं देने की औकात थी तो पहले ही मना कर देते। आंटी जी, मेरा विश्वास कीजिए, आपने जितने खास लोगों के नाम लिखवाए थे, मैंने सबके लिए गिन के सिक्के लिए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिक्के कम पड़ गए। रहने दे बेटा, अगर ऐसा होता तो अभी सिक्के कम नहीं पड़ते। पक्का तूने ही सिक्के कम लिए होंगे। इस कारण तेरे परिवार की बेइज्जती तो हो गई, साथ साथ हमारी भी बेइज्जती हुई है। आंटी जी, आप गुस्सा मत करिए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए बस। अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरे बारातियों को चांदी के सिक्के देकर विदाई नहीं दी तो मैं अपने बेटे को साथ लेकर वापस चले जाऊंगी और तुम्हारी बहन की विदाई भी नहीं होगी। आंटी, ऐसा मत करिए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी करूंगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो सिक्के गिन कर लाया था, तो अचानक सिक्के कहाँ चले गए? अनुज और अपनी समधन लीला की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी नंदिनी की माँ सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी से बचे हुए चांदी के सिक्के लाकर अपनी बेटी को देती है। जिसके बाद अनुज बारातियों को वो सिक्के देकर अपनी बहन की विदाई की रस्म को पूरा करता है। सबके जाने के बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने उस टाइम आपसे नहीं पूछा, लेकिन ये चांदी के सिक्के आपके पास कैसे आए? मैंने तो आपको सिक्के कहाँ रखे थे ये भी नहीं बताया था, तो फिर कैसे? ये सारी बातें तुझे अपनी पत्नी से पूछनी चाहिए। आज हमारी इज्जत का जो भी तमाशा बना है लोगों के सामने, वो मेरी कंजूस बहू का ही आतंक था। ये सब इसी की वजह से हुआ है। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? अब क्यों चुप खड़ी है तू? माँ जी, मैंने क्या किया है? आप इन सब का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हैं। और ये क्या, आप जब देखो सबसे मेरी कंजूस बहू का आतंक, कंजूस बहू का आतंक करती रहती हैं। इतना कुछ होने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तो सोचा इतना बड़ा तमाशा करने के बाद तुझे अफसोस होगा, इसीलिए तेरा नाम नहीं लिया, लेकिन तुझ पे कोई असर ही नहीं है। माँ, क्या बात है? साफ साफ बताइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, शादी में जो कमी हुई है सब बहू की कंजूसी के चलते हुआ है। इसी ने हलवाई को खाना बनाने से रोक दिया था, इसी ने टेंट वालों को और कुर्सियां लाने से मना कर दिया था ताकि कुछ पैसे बच जाए, और अपनी कंजूसी के चलते इसी ने चांदी के सिक्के भी चुराए थे। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तू बहू अभी के अभी अनुज के सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तूने ये सब नहीं किया है। सुमन के कई बार कहने पर भी मधु कसम खाने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे सच सबके सामने आता है। जिसके बाद अनुज मधु से कहता है, तुम बस मुझे ये बताओ कि ऐसी कंजूसी करके किसका फायदा हुआ? सबके सामने हमारे परिवार का तमाशा बन गया, लोगों ने हमारी इंसल्ट करी। क्या ये सब ठीक हुआ? कभी कभी हद से ज्यादा कंजूसी करना भी हमारा ही नुकसान कर जाती है। अपने पति अनुज की सारी बातें सुनने के बाद मधु को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सारी गलतियों को मानते हुए अपने घर वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है और साथ ही अपनी हद से ज्यादा कंजूसी करने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का वादा करती है। इससे सुमन को भी अपनी कंजूस बहू के आतंक से काफी हद तक सुकून मिलता है। मालती मथुरा में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। अपने पति के जाने के बाद उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाली थी। ऐसे ही समय बीतता है और वो अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी करके अपनी नई नवेली बहू को घर लाती है और अपनी आखिरी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाती है। मधु के अंदर कोई कमी नहीं थी सिवाय कसम खाने के। उसे हर बात में अपनी कसम की कसम खाने की आदत जो थी, जो मालती को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी बहू को हमेशा इस बात के लिए टोकती रहती, लेकिन मधु पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी एक दिन मालती अपनी बहू मधु को बुलाकर कहती है, बहू, तेरी चाची जी का फोन आया था, कल वो हमारे घर आ रही है कुछ दिन रहने के लिए। उनके सामने थोड़ा ठीक से रहियो, मेरी नाक मत कटवा दियो। माँ जी, लेकिन वो आ ही क्यों रही है? वो तेरे चाचा जी को किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन के लिए हमारे घर आ रही है। विकास के ऑफिस जाने से पहले बता दियो उसे कि कल वो अपनी चाची को लेने स्टेशन चला जाए, उसके बाद ऑफिस जाए, वरना उसके आने का कोई टाइम नहीं होता।
कसम की कसम माँ जी, पक्का बोल दूंगी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। रुक तू पहले, ये क्या पूरे दिन खसम की कसम करती रहती है? कितनी बार कहा है तुझे, मेरे बेटे को हर बात में मत लाया कर अपनी इस कसम के बीच में, समझ नहीं आता क्या? माँ जी, मैं तो अपने पति की कसम खाती हूँ, आपके बेटे की थोड़ी। पति क्या खरीद कर लाई थी? पहले वो मेरा बेटा है, बाद में तेरा पति है, समझी? और अपनी चाची जी के सामने खसम की कसम खाई ना अगर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाना खाने लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे। जी मैं ध्यान रखूंगी। अपनी सास मालती की बात सुन के मधु वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है और अपने पति विकास को चाची जी को लाने की बात बताना भूल जाती है। अगले दिन सुबह विकास जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद मधु की सास उसके कमरे में आकर कहती है, बहू तूने कल बता दिया था ना विकास को चाची जी को लाने की बात, दिखाई नहीं दे रहा है, शायद लेने गया होगा। हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी। लेने तो तब जाएंगे ना जब उनको पता होगा। हाँ माँ जी, कसम की कसम बता दिया था मैंने विकास जी को। ठीक है, फिर अभी आता ही होगा उनको लेकर। तू तब तक चाय नाश्ता देख ले और कसम बोलना बंद कर, तू जाकर काम कर ले। जी माँ जी। मालती को घर के हॉल में बैठकर इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन विकास अपनी चाची जी को लेकर नहीं आता। कुछ देर और इंतजार करने के बाद मालती अपने बेटे को फोन करने के लिए जैसे ही फोन उठाती है, तभी उसकी नजर घर के दरवाजे पर जाती है, जहां विकास अकेले थका हुआ घर ऑफिस से वापस आया था, जिस पर मालती उसे रोक कर कहती है, बेटा तेरी चाची जी कहाँ है? माँ अपने घर होंगी, मुझे क्या पता, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। बेटा तेरी चाची आज सुबह ही अपने घर आने वाली थी, मैंने कल ही बहू को बता दिया था कि तुझे पहले ही बता दे ताकि तू समय से निकल सके उनको लेने के लिए। बताया नहीं कि तुझे इसने? नहीं माँ, मधु ने मुझे कुछ नहीं बताया, और तो शाम हो गई है, इसका मतलब अगर वो आई होंगी तो स्टेशन पर ही बैठी होंगी। हद है यार। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे विकास जी, आप भी आ गए? उसको बाद में पूछियो, पहले ये बता तूने विकास को चाची जी के आने के बारे में बताया था या नहीं? मर गई, अब क्या करूँ? कसम की कसम माँ जी, सच्ची मैंने बताया था विकास जी को, यही भूल गए होंगे काम के चक्कर में। झूठ मत बोल। क्या माँ जी, कसम की कसम खाई तो आपको यकीन नहीं? बस करो आप दोनों, अब मैं स्टेशन जाकर देखता हूँ। विकास अपनी चाची को लेने के लिए स्टेशन जाता है और उन्हें चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर बेंच पर बैठी एक औरत पर जाती है और वो कोई और नहीं, उसकी चाची अनीता थी। जैसे ही विकास उनके पास आता है, उसे देखते ही चाची उसे गुस्से से घूर कर कहती है, मिल गया टाइम तुझे नालायक, मुझे लेने आने का। अरे घर बुलाने की इच्छा नहीं थी तो पहले ही बता देता, मैं आती ही नहीं। प्रणाम चाची जी, अब बस भी करो, कुछ घर सुनाने के लिए भी छोड़ दो। सुना नहीं रही हूँ, बहुत दुख हुआ है मुझे। मैं सुबह से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ और मेरे घर वालों को कोई खबर ही नहीं है। अब अगर इनको ये बता दिया कि इनका आना मुझे पता ही नहीं था, तो ये तो पूरा स्टेशन ही सर पर उठा लेंगी। चुप रहना ही ठीक है। ऐसी बात नहीं है चाची जी, इस बार माफ करिए, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब चलें? ठीक है चल। कुछ समय बाद विकास अनीता को लेकर अपने घर आता है। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अनीता और मालती एक साथ हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तभी मधु सबके लिए चाय लेकर आती है और चाय पीते ही अनीता कहती है, बहू तूने इसमें चीनी डाली भी है या नहीं? हाय हाय चाची जी, कसम की कसम मैंने 3 चम्मच भर भर के चीनी डाली है। ये क्या है बहू, इतनी छोटी सी बात के लिए तो अपने पति की कसम खा लेती है। मैंने भी इसको कई बार बोला है, लेकिन इसको ना जाने क्या हर बात पर अपने पति की कसम खाने की आदत हो गई है। बहू वो तेरा पति है, कोई खाने का सामान नहीं, जो जब देखो हर बात पर उसकी कसम खा के बैठ जाती है। आगे से मैं ना सुनूं ये सब। अनीता और मालती के लाख समझाने के बाद भी मधु अपनी कसम खाने की आदत से बाज नहीं आती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन अनीता हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसे सब्जी वाले की आवाज आती है और वो मधु को बुलाकर कहती है, बहू बाहर सब्जी वाला आया है, देख अगर उसके पास कोई हरी सब्जी हो तो ले ले, मुझे आज मसालेदार खाने का मन नहीं है। जी चाची जी, अभी जाती हूँ। अरे बहू सुन तो ले, चली गई। बताओ पैसे लेकर नहीं गई, अभी फिर दोबारा पैसे लेने आएगी। सारे काम गलत ही करती है। इतना कहकर अनीता फिर से टीवी देखने में लग जाती है।
कुछ समय बाद उसे किसी के लड़ने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो मधु सब्जी वाले से बहस कर रही थी। ये देखकर अनीता उससे पूछती है, अब क्या हो गया बहू? चाची जी, वो ये भैया कह रहे थे कि मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए सब्जी के। अरे मैडम, तो कौन सा गलत बोल रहा हूँ, सच में नहीं दिए। अरे भैया, मैं अपने कसम की कसम खाती हूँ, मैंने आपको पैसे दिए हैं। अब क्या पति की कसम झूठी खाऊंगी? अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने। जब आप अपने पति की कसम खा रही हैं, तो झूठी थोड़ी ना खाएंगी, मैं ही भूल गया होऊंगा। इतना कहकर सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन अनीता को ये बात पता होती है कि मधु ने अपने पति की झूठी कसम खाई है, क्योंकि उसने उसे खाली हाथ घर से बाहर जाते देखा था। विकास के आने के बाद अनीता मालती और विकास को सब बताती है और उसको कसम खाने की आदत को छुड़वाने के लिए सब साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। तभी एक दिन मधु अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी और उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसकी सास उसे रोते हुए कहती है, ले खा ले कसम की कसम, देख आज तेरी वजह से मेरा बेटा बेहोश पड़ा है। मुझे मैंने क्या किया है? कितनी बार कहा है तुझे, मेरे बेटे की कसम मत खा हर बात पर ऐसे। किसी की कसम खाना अच्छा नहीं होता। अभी कल ही खाई है इसने अपने कसम की कसम, वो भी झूठी खाई थी। अब जी भर कर खा अपने कसम की कसम। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी कसम खाती हूँ, दोबारा कभी कसम की कसम नहीं खाऊंगी। फिर कसम इसकी नहीं तो अपनी कसम। हे भगवान, क्या करूँ मैं तेरी कसम का? माँ जी गुस्सा मत करिए, कसम नहीं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं अपनी ये कसम की आदत छोड़ दूंगी। कुछ समय बाद सभी मधु को बता देते हैं कि वो बस उसे समझाने के लिए एक नाटक कर रहे थे। लेकिन उस नाटक के बाद मधु अपनी हर बात पर कसम खाने की आदत को छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।